टॉर्क अबाउट एक्सिस। कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट कब घूमती है? जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगे, ठीक है, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लगे? अब ये क्वेश्चन है मेरा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगे? जैसे मान लो ये है, इस तरीके से ये है, मान लो जैसे, ठीक है, ये, ठीक है, अगर मेरे को ये घुमाना है तो इसकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? ये वाली, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कब घूमेगा? जब मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगाऊंगा? इस हिंज पे, मतलब ये जो फ्लैप है, ठीक है, ये इसका हिंज हो गया, ठीक है। अगर मेरे को मान लो घुमाना है तो फोर्स कैसे लगना चाहिए इसके ऊपर? या तो इस तरफ लगे ऐसे, या फिर लगे ऐसे। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ आर एंड एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तभी ये घूमेगा, अदरवाइज घूमना पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखो क्या कह रहा है, हाँ, मतलब अगर किसी एक एंगल पे भी लगाएं तब भी घूम सकता है, ठीक है, लेकिन फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज़ देखो, अगर हम ये बोलते हैं कि ये हमेशा एफ और आर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये स्टेटमेंट कभी कभी फॉल्स भी हो सकती है। देखो कैसे, जैसे ये आर और एफ लगाया ऐसे, अब आर और एफ के बीच में एंगल कितना है? 90। लेकिन अब तो नहीं घूम रहा, किसी भी एंगल पे लगा लो, ठीक है, अब तो नहीं घूम रहा, लेकिन ऐसे लगाए तो ये घूमता है, ठीक है, और अगर ऐसे लगाए तो ये घूमता नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन है कि 90 में भी एक कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है वो हमें बताना है। कहने का मतलब समझे कि नहीं समझे? देखो जैसे ये है, जैसे मान लो ये आर है, ठीक है, ये पॉइंट इस पे, इसके अबाउट हम घुमाना चाहते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं एफ ऐसे लगाऊं तो ये घूमेगा, ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे घूम सकती है और मैं एफ ऐसे लगा दूं इस डायरेक्शन में तो ये नहीं घूमेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉर्क लगता है इसके ऊपर और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन है कि हर बार ये घूमना पॉसिबल नहीं है, कि हर बार अगर 90 लगा दो तो घूमेगी, पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसका घूमने का तरीका क्या है, जैसे इसे समझो, जैसे ये, ठीक। अब ये मुझे बताओ कि जब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? जब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो आर ऐसे, एफ अंदर की तरफ, ठीक है, और टॉर्क लग रहा है इधर, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन क्या है? सेम, ठीक है। लेकिन जब मैंने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, अब देखो इसकी डायरेक्शन आर ऐसे, एफ ऊपर, तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर हो गई? इधर। तो टॉर्क की डायरेक्शन इधर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है? इधर। तो इसका मतलब ये है कि जब टॉर्क की डायरेक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन सेम हो तभी वो घूमती है, अदरवाइज घूमती नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ कि अगर मैं फोर्स किसी एंगल पे लगा दूं तो तब भी घूमती है, लेकिन कब, कौन से केस में घूमती है? देखो अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, देखो इस तरफ, तो आर ऐसे, एफ हल्का सा इधर है, ठीक है, तो टॉर्क किधर लगेगा? इधर, इधर साइड में, ठीक है। ऐसे नहीं लग रहा है, इस बार ऐसे लग रहा है एंगल में। तो टॉर्क का ऐसा कंपोनेंट जो कि एक्सिस के पैरेलल हो, एक्सिस के क्या हो? पैरेलल, तो वही इसको घुमाता है, अदरवाइज घुमाता नहीं है, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर, वैसे बस थ्योरेटिकली है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सा है। जैसे मान लो एक डोर ले लो ऐसे, ठीक है, और वो यहाँ पे हिंज्ड है, ऐसे हिंज है, ठीक, और यहाँ पे फोर्सेस बनाओ, लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F2, ये है F3। समझ में आया कैसे बता रहा हूँ? F1 लगाया ऐसे, F2 लगाया ऐसे, और F3 लगाया ऐसे, ठीक है। तो पहला टॉर्क 1 लगाओ, यहाँ पे R और F के बीच में एंगल कितना है? 0, तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा? 0। टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। टॉर्क 2, R क्रॉस F2, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसकी टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? टॉर्क की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या इनवर्ड? ऐसे ऐसे आउटवर्ड। लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
तो इस केस में भी टॉर्क क्या होगा, ज़ीरो, सॉरी टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा, रोटेशन क्या होगा, नो रोटेशन। तीसरा केस टॉर्क 3, उस केस में F3 और R के बीच में एंगल कितना है, 90, ठीक है। तो यहाँ पे R क्रॉस F3, ठीक है, तो ये बन जाएगा RF3 एंड रोटेशन इज पॉसिबल, ठीक है, रोटेशन इज पॉसिबल। इसको वर्ड्स में भी लिख लो, फॉर रोटेशन अबाउट एक्सिस, फॉर रोटेशन अबाउट एक्सिस द R क्रॉस F, the R cross F, that is torque should be parallel to axis of rotation। और सेकंड केस लिख लो इसका, सेकंड पॉइंट, if force is acting at an angle theta, if force is acting at an angle theta such that the torque has two components, then the parallel component of torque with the axis of rotation will rotate the body। मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन समझ में आनी चाहिए कि हर बार R और F के बीच में अगर 90 हो तो घूमना ज़रूरी नहीं है। घूमने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, एक्सिस और टॉर्क सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, अदरवाइज घूमती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब देखो जो हमने चीज़ें लास्ट टाइम पढ़ रखी है उसके एनालॉगस चीज़ों को चला के देखते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू dP बाय dt, ठीक है। यहाँ पे P क्या था, लीनियर मोमेंटम, कौन सा था, लीनियर मोमेंटम। तो ऐसे ही फोर्स का एनालॉगस क्या होता है, टॉर्क, और P के एनालॉगस होता है इसमें L। तो टॉर्क इज इक्वल टू dL बाय dt। L क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम, L क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। तो फोर्स इज इक्वल टू dP बाई dt, तो टॉर्क इज इक्वल टू dL बाई dt। और बताओ, जैसे हमने फोर्स पढ़ा था M इंटू ए, फोर्स पढ़ा था हमने M इंटू ए, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एल्फा, ठीक है, यही पढ़ा था। अच्छा, और देखो जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकालना आता है, ठीक है। ओमेगा तुम्हें निकालना आता है, ऐसे ही तुम्हें अल्फा भी निकालना आता है और I भी निकालना आता है। तो ये सारे फॉर्मूले तुम लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्स होता था ये होता था M इंटू ए किसका होता था, सेंटर ऑफ मास का या किसी और का, ACOM। ऐसे यहाँ पे जो P होता था वो होता था M इंटू वी, ये V किसका होता था, सेंटर ऑफ मास का। ये दो चीज़ें और लिख लेना। उसके बाद वो तीनों इक्वेशन और लिख लो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू में टी, उसके बाद और कौन सी थी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ये मैंने मेरे ख्याल से पहले भी लिखवा दी थी शायद, ठीक है। और तीसरी कौन सी रहेगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। उसके बाद इस फॉर्मूले के ऊपर कंसंट्रेट करो, यहाँ पे ये वाला, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, ठीक है। जैसे मान लो एक बॉडी है इस तरीके से, कोई भी ऐसी बॉडी, ठीक, मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पे है। मेरे को टॉर्क निकालना है यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट, ठीक। टॉर्क यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो बताओ इसमें आई जो है वो इस पॉइंट पे लिया जाएगा या यहाँ पे लिया जाएगा, सेंटर ऑफ मास पे या टॉर्क पे, जिस पॉइंट पे टॉर्क निकाल रहे हैं वहाँ पे, या फिर सेंटर ऑफ मास पे, आई टॉर्क पे, ठीक है। तो इसको स्टार करके लिख लेना, स्टार करके लिखना, जो टॉर्क और जो आई है, लिखो टॉर्क एंड आई शुड बी, टॉर्क एंड आई शुड बी फ्रॉम द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो उसी एक्सिस पे ली जाएंगे जिस एक्सिस पे वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, या जहाँ पे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं,
देखो क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक रॉड है, रॉड की लेंथ कितनी दे रखी है 8 मीटर और इसका वेट कितना दे रखा है 5 kg, ठीक है। इससे 1 मीटर दूरी पे ये क्या है हिंज्ड है, ठीक है। और इसके दूसरे एंड पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है विच इज मेकिंग 37 डिग्री विद द वर्टिकल एंड द फोर्स इज 20 न्यूटन, ऐसे लग रहा है। अब देखो बेसिक चीज़ें, देखो इसका mg किधर लगेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल पे ऐसे रखी है, इस तरीके से रखी है, तो इसका mg कैसे लगेगा, नीचे की तरफ। हाँ नीचे लग रहा है, लेकिन r और इसके बीच में एंगल तो 90 है, ठीक है। तो क्या वो उसको घुमाने में हेल्प करेगा। अगर मान लो इसका ऐसे मान लेते हैं, ऐसे जूम करके चलो कि जो mg है जो अंदर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, ये हमने ऐसे सरफेस पे ऐसे रखी है, तो देखो r और mg के बीच में एंगल कितना है 90, तो टॉर्क किधर लगेगा ऊपर। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, ऐसी, तो क्या ये वाला टॉर्क इसको घुमा सकता है, नहीं घुमा सकता, इस वजह से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सरफेस पर, ऐसे मान लो किसी एक ऐसे इस तरीके से मैंने पिवोट कर रखी हो मान लो, और ये ऐसे घूम सकती हो, तो उस केस में क्या mg इसको घुमाएगा, नहीं घुमा सकता। क्यों, क्योंकि ये ऐसे r है, ऐसे r है, mg कैसे है नीचे, तो इस बार फोर्स कैसे लग गया अंदर की तरफ, और एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस टॉर्क के बीच में एंगल कितना आ गया 90, तो वो 90 होने की वजह से इसको घुमा नहीं सकता, क्योंकि टॉर्क अगर घुमा सकता है तो उस टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, एक्सिस के पैरेलल। तो इसलिए इसमें इस पर्टिकुलर केस में mg का इफेक्ट नहीं लेंगे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो दिस इज दैट। एक और चीज़, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे इस तरीके से, ये एक एक्सिस है, मतलब एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर ऐसे पिवोट कर रखी है और ये ऐसे घूम सकती है, तो उस केस में भी mg का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि mg लगेगी इधर। दो r एंड mg के बीच में एंगल 90 है, लेकिन यहाँ पे mg इसको घुमा नहीं सकती, क्योंकि टॉर्क और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन इस केस में, ठीक है। तो ये लिख लो, इसको वर्ड्स में लिख लो कि यहाँ पे mg इसको क्यों नहीं घुमा सकता, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था इसके अंदर, एल्फा, है ना, हमें एल्फा फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या यूज़ कर ले हम, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। अगर हम इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे अगर हम टॉर्क निकाल लें तो आई भी किधर निकलना चाहिए, यहीं पे निकलना चाहिए, ठीक है, यहीं पे निकलना चाहिए। अब देखो ये कितना था 1 मीटर, दिस वाज 1 मीटर। अब इसका फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसको घुमाएगा, कॉस वाला, और कॉस 37 इज व्हाट 4/5, तो कितना हो गया 16, ठीक है। 16 और इसके बीच में डिस्टेंस कितना रह गया, ये 8 मीटर था, 1 मीटर इधर हो गया 7, तो टॉर्क कितना आया इसके अंदर 16 इंटू में 7, कितना हो गया 112 है ना, तो ये हो गया 112। अच्छा आई बताओ, यहाँ पे रॉड के सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml²/12, ठीक है। तो यहाँ पे लगा ml²/12, कौन सी थ्योरम यूज़ कर लें यहाँ पे निकालने के लिए, ये डिस्टेंस कितना रह गया, ये टोटल था 8, ये रह गया 1 4 और ये 3, तो बेसिकली ये बना ml²/12 प्लस md², m इंटू में d², यही बनेगा ना, यही होगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया, ml कितना है इसमें 8, ये हो जाएगा 64 m भी है यहाँ पे 64 इंटू में 5, कुछ कट रहा है क्या, कितना आ गया कैलकुलेट करके देखने जरा, तो 215/3, तो अल्फा निकाल लो यहाँ से। अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क कितना था 112/215 इंटू में 3, जो आया आंसर। एक स्क्वायर प्लेट ले लो ऐसे, ठीक है, साइड ए है, ए 2 ले लो, चलो 2 मीटर, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है,
ठीक है, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पे घूम सकती है, हॉरिजॉन्टल पे रखी है जैसे मान लो, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे घूम सकती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल पे ऐसे। हाँ एम जी का इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक फोर्स लगा दी ऐसे, tan√2 एंगल 45, ठीक है। बताओ अल्फ़ा, फाइंड आउट अल्फ़ा। इसका वेट लेना है क्या? इसमें ये ले लो, हाँ 5 kg/m²। देखो सबसे पहले तो ये बताओ, टॉर्क निकालना सबसे आसान है यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितना है? ये 2 था, तो ये कितना है 2√2, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा 10, ठीक है। तो टॉर्क आ गया कितना 2√2 इंटू में 10, दैट इज 20√2, ठीक है। अब नेक्स्ट इज आई कैसे निकालें? हाँ सेंटर के अबाउट कितना होता है इसमें स्क्वायर प्लेट में, तो यहाँ पे कितना होगा ma²/6, ठीक है। ma²/6 से ये कितना दूर है? कितना दूर है? √2, ठीक है। तो इस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो। तो आई हो गया तुम्हारा ma² प्लस ma²√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया ये बन गया तुम्हारा m4/6 प्लस 2m, तो 2m प्लस 6m/3, तो ये हो गया 8/3m। m कितना है इसमें? 20, ठीक है। टोटल कितना हो गया 20, ठीक है। तो ये हो गया 160/3। तो अल्फा कितना आ गया फिर तुम्हारा 20√2 अपॉन में आई, मतलब इंटू में 3 अपॉन में 160, तो ये कट गया, ये अल्फा बन गया 3√2/8। अल्फा इज 3√2/8, ठीक है। ऐसे से क्वेश्चन कर लोगे इस टाइप के। देखो हिंज फोर्स, अगला छोटा सा टॉपिक लिख लो ऐसे, हिंज फोर्स हम यूज़ करेंगे इसका। जैसे मान लो कोई एक ऐसे रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे हिंज्ड है। हिंज का मतलब तो समझते हो ना, जिसके अबाउट वो घूमता है, ठीक है ना। तो कभी भी हिंज फोर्स अगर आ जाए और तुम्हें लेना हो, तो हमेशा उसके 2 कंपोनेंट कर लो बस ब्लाइंडली। क्या कर लो इसके? हमेशा 2 कंपोनेंट, और वो दोनों कंपोनेंट कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और वो इस तरीके से लो कि एक कंपोनेंट तो जो है ना वो एक्सिस पे ही आ जाए। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे लेना हो, ठीक है, तो जो इसकी ये एक्सिस है मैं इसके अक्रॉस ही ले लूँगा, और दूसरा कैसे ले लूँगा? इसके परपेंडिकुलर। दूसरा कैसे ले लूँगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो N1 और N2 हमेशा ध्यान रहे, कभी भी हिंज फोर्स आए तो उसको क्या कर लो? 2 कंपोनेंट कर लो, सिंपल, ठीक है। और वो दोनों कंपोनेंट कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इस तरीके से लोग एटलीस्ट एक फोर्स जो है वो कैसे आ जाए? एक्सिस के साथ ही आ जाए, एक्सिस के डायरेक्शन में आ जाए, और दूसरी कैसे बन जाएगी? परपेंडिकुलर, ठीक है। इससे तुम्हें फ़ायदा क्या होगा कि एक का जो अगर टॉर्क वर्क निकालना होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा? 0। मतलब वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी इस चीज़ को करने में, ठीक है। तो अब इस टॉपिक के ऊपर 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखो, मास m लेंथ l, ठीक है, इसको छोड़ा गया ऐसे छोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से छोड़ दिया। तो हमें क्या क्या निकालना है? नंबर 1 अल्फ़ा, नंबर 2 एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और थर्ड क्या निकालना है? नॉर्मल अबाउट हिंज, नॉर्मल अबाउट हिंज। और एक फोर्थ लिख लो, ओमेगा व्हेन दिस रॉड बिकम वर्टिकल। व्हेन दिस रॉड बिकम वर्टिकल। देखो अगर ये रॉड घूमेगी तो किसकी वजह से घूमेगी? mg की वजह से। और mg किधर लगेगा इसमें? सेंटर ऑफ मास पे, इसके सेंटर पे, ठीक है। अगर ये लेंथ तो l/2 पे लग रहा है, सिंपल, ठीक। तो सबसे पहले अल्फा निकालने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर ले? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा।
अच्छा टॉर्क यहाँ पे अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क निकालना तो ये N1 और N2 का टॉर्क तो क्या है 0, इसकी वजह से टॉर्क आने वाला है और इस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी mg इंटू में L/2 इज इक्वल टू, अच्छा आई यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, कहाँ पे लेंगे, आई यहाँ पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आई कितना होता है ml²/3, तो ml²/3 इंटू में अल्फा, m से m कट गया, l से एक पावर कट गई, तो ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू 3g/2l। पहले तो बहुत आसान था, ठीक है, पहले तो बहुत आसान था, तो अल्फा आ गया तुम्हारा 3g/2l, ठीक। सेकंड केस देखें, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट का तुम्हें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, इसके पास दो एक्सेलरेशन कौन कौन से, मतलब वो रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दो पढ़ रखे हैं ना, एरियल और टेंजेंशियल। अच्छा इसमें इस टाइम पे इस पॉइंट पे एक ये टेंजेंशियल इधर और रेडियल इधर। अच्छा ये बॉडी हॉरिजॉन्टल में तो चल नहीं रही अभी इस केस में, ठीक है, तो ए आर क्या है इसका 0, और ए टी की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज ए टी, ए टी होता है r इंटू एल्फा, और r क्या है यहाँ पे L/2, r कितना है L/2, इससे डिस्टेंस, ठीक है L/2, तो ए टी या फिर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन, देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और ए टी क्या होगा यहाँ पे सेम, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा यहाँ पे L/2 इंटू एल्फा क्या आया 3g/2l, तो l से l कट गया तो ये कितना आ गया 3g/4, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये तुम्हारा हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड देखो, थर्ड निकालना है तुम्हें n अबाउट हिंज, इसके अबाउट क्या निकालना है तुम्हें, हिंज n निकालना है। ये n1 तो क्या हो जाएगा, n1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया 0। अब ये ऐसे घूम रही है, mg नीचे लग रहा है, n2 ऊपर लग रहा है, और इसके ऊपर एक नेट एक्सेलरेशन है। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो कैसे लिख दूँ, देखो इसको mg कौन सा बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है ना, mg माइनस n1 सॉरी n2, mg माइनस n2 इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है, तो mg माइनस n2 इज इक्वल टू m इंटू ये कितना आया 3g/4, तो n2 कितना आ गया, ये mg उधर जाके हो जाएगा mg/4। अब ये निकालें ओमेगा व्हेन रॉड बिकम वर्टिकल, ये कैसे निकालें, हाँ कंजर्वेशन से। अगर तुम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो जब ये वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है, तो इसका क्या ड्रॉप होगा और क्या गेन होगा, इसके अंदर पोटेंशियल क्या होगा ड्रॉप और काइनेटिक क्या होगा गेन। क्या ये पॉइंट बॉडी है या सॉलिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, देखो ऐसे सोचो, इस तरीके से सोचो, जब ये ऐसे हो जाएगी तो पोटेंशियल सेंटर ऑफ मास पे देखते कहीं और देखते हैं सेंटर ऑफ मास पे, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वही क्या होगा इसमें काइनेटिक गेन, और इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो वहाँ से ओमेगा आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल देखो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन U इनिशियल के इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, सारा का सारा कैसा है पोटेंशियल में वो ड्रॉप हुआ और वो काइनेटिक में गेन हो गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज mg L/2 इज इक्वल टू हाफ आई कितना ml²/3 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, इसके अबाउट तो निकालेगा, ठीक है। देखो क्या आंसर आ गया, कितना ओमेगा इज इक्वल टू √3g/L।